हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 12 का पूरा लेक्चर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा, तो उसका शुरुआत आज से हो चुका है। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हो। चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। इनफैक्ट आप लोग अब तक पता भी चल चुका होगा कि पहला चैप्टर जो अपना क्लास 12 का है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो, अगर हम सॉल्व पहले पुराने एनसीईआरटी का बात करें तो पुराने एनसीईआरटी में पहला चैप्टर आपको सॉलिड स्टेट दिया गया है, बट वो हटा दिया गया है। हालांकि जेईई एडवांस के सिलेबस में अभी है नहीं, तो हम लोग पहले मेंस का सिलेबस कवर अप कर लेंगे। इसीलिए हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, तो चलो हम लोग देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जितने लोग भी लेक्चर में जुड़े हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है इस चैनल पे तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री पे ही नहीं रुकूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स के भी टीचर्स यहाँ पे आएंगे और आप लोग को पढ़ाएंगे। तो बस इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपको जो कुछ भी अच्छा लगा आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताना कि आपको लेक्चर में क्या अच्छा लगा और हम लोग लेक्चर में क्या चेंजेस कर सकते हैं। ये सारा आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग ही सारा लेक्चर चलेगा। मैं इस चैनल को बच्चों का चैनल डेडिकेट कर रहा हूं, आप लोग जो चाहोगे वही इस चैनल में होगा। तो चलिए फिर वीडियो को बोरिंग और लेंदी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो, आज हम लोग पहला लेक्चर देखने वाले हैं, और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या बात करेंगे सुनो। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो हम लोग आज कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो 11th अच्छे से पढ़े होंगे, कंसंट्रेशन टर्म आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी पहला चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। बट यहां पे हम लोग और डिटेल में कंसंट्रेशन टर्म को देखेंगे, इसीलिए चिंता नहीं करना। जिसको कुछ भी नहीं आता है कंसंट्रेशन टर्म में, सिर्फ मोल निकालने आता हो या फिर मोल निकालने ना भी आता हो ना, पर भी आप कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर सॉल्यूशन, सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए वो सॉल्यूशन है क्या, हम सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब इस चैप्टर में अगर तुम बात करोगे ना तो मेनली जो हम बात करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी वैसा सॉल्यूशन जो लिक्विड स्टेट में होगा। अपना चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन से ही डील करता है। अब अगर हम पहला सवाल तुमसे वापस से पूछे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सोचो ना सॉल्यूशन किसको कहते हैं। अगर हम सॉल्यूशन का एग्जाम्पल का बात करें तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल, क्योंकि गर्मी का दिन भी चल रहा है अभी, तो शरबत एक प्रकार का क्या है? सॉल्यूशन। यानी शुगर प्लस वाटर एक प्रकार का सॉल्यूशन है। अब आप शुगर और वाटर का क्या करो ना कि उसका प्रॉपर्टी सोचते जाओ और बोलते जाओ। जो जो उसका प्रॉपर्टी होगा ना उन सारा को मिला दोगे तो आपको एक सॉल्यूशन का डेफिनेशन मिल जाएगा, बेसिक डेफिनेशन। अब सोचो बेसिक डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। पहले तुम सोचोगे कि सर अगर मेरे पास में शरबत रख दिया जाए तो हम देख करके नहीं बता सकते हैं कि वहां पे चीनी घुला है कि नहीं घुला है। बहुत अच्छे, यानी ये एक सॉल्यूशन एक प्रकार का मिक्सचर है, और ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, जिसको हम नेकेड आइज से देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि वहां पे कितना कंपोनेंट घुला हुआ है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा, अगर सॉल्यूशन मिक्सचर का कैटेगरी में आता है, मतलब जाहिर सा बात है कि वहां पे एक से अधिक कंपोनेंट घुला हुआ होगा। यानी सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर तो होता है बट एक से अधिक कंपोनेंट का। अब सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। यानी मिक्स करने से पहले सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट होगा, चाहे वाटर होगा या शुगर होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, बट सॉल्यूशन के अंदर में उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। या फिर सॉल्यूशन बनाने से पहले वाटर के ऊपर में कोई टेस्ट नहीं था, सॉल्यूशन बनने के बाद अब वाटर का टेस्ट आ जाएगा। सॉल्यूशन बनाने से पहले जो चीनी था वो सॉलिड स्टेट में था, सॉल्यूशन के अंदर में वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो वो अपना जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको क्या करता है? लूज कर देता है।
यानी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है वो अपना पर्सनल आइडेंटिटी क्या करेंगे, लूज कर देंगे। थर्ड, अगर हम बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन को आप नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू पास करोगे ना, तो वहां से सॉल्यूट अलग और सॉल्वेंट अलग नहीं होगा, यानी आप इसको सिंपल मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, इन सारे पॉइंट को मिला दो, आपको सॉल्यूशन का एक प्यारा सा डेफिनेशन मिल जाएगा, जितना बात हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। पहला डेफिनेशन के लाइन में क्या बोलोगे, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड में क्या बोलोगे, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। थर्ड में क्या बोलोगे, इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। और फोर्थ में क्या बोलोगे, which can't be and can't be separated in pure form by simple method। ये can't be separated in pure form by simple method हम किसके लिए बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक मन में सवाल आएगा कि सर सारा बात तो समझ में आ गया, एक बात आप समझा दीजिए, ये कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, सॉल्यूशन का कंपोनेंट हम लोग किसको कहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही हम लोग सॉल्यूशन का कंपोनेंट कहते हैं। यानी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब वापस से एक बच्चा पूछेगा सर सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट क्या है, तो धैर्य रखिए, सब्र रखिए, सारा चीज के ऊपर में बात होगा। तो पहले अभी हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन में है, तो उसको कंप्लीट करते हैं। जो बात हम आपको एक्सप्लेन किए हैं वही बात। अच्छा, एक और यहां पे उससे पहले ये था कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे। तो अगर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ोगे, वेपर प्रेशर पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ोगे और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ोगे। तो सॉल्यूशन में ये मेजरली 6 टॉपिक आपको कवर करना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। और कंसंट्रेशन टर्म शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन का जरूरत था, जो कि था सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या है, इनके बारे में। तो वही बात यहां पे हम आपको एक्सप्लेन किए थे और यही यहां पे लिखा हुआ भी है, आप लोग पढ़ सकते हो। देखो, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो लिखा हुआ है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन यहाँ पे एक प्रकार का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, जहां पे इंडिविजुअल कंपोनेंट अपना आइडेंटिटी लूज करता है, एंड कांट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड। और इसको हम लोग प्योर फॉर्म में सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हम आप लोग को यह भी बताए थे कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। बात समझ आया। तो यही बात हम आपको एक्सप्लेन किए थे, लिखा हुआ भी है, आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो, और नोट्स को बनाते चलना, क्योंकि नोट्स काफी यूजफुल होगा। हालांकि अगर नोट्स नहीं भी बनाओगे तो एक टेलीग्राम चैनल हम बना देंगे, जिसमें ये सारा नोट्स आपको दे दिया जाएगा क्लास के तुरंत बाद। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थोड़ा सा इन दो वर्ड के ऊपर में बात करते हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। यानी एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर अगर हम बात करें ना अपना सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर में दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है क्या, सॉल्वेंट। देखो, पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इन जनरल डेफिनेशन के बारे में बात करिए। तो इन जनरल अगर हम डेफिनेशन का बात करें ना, तो सॉल्यूशन के अंदर में वो कंपोनेंट जो कि लेस अमाउंट पे प्रेजेंट होगा, यानी कम अमाउंट पे प्रेजेंट होगा, उसको आप कहोगे सॉल्यूट। और सॉल्यूशन के अंदर में वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसको आप कहोगे सॉल्वेंट। बात क्लियर हो गया। हम क्या बोले, सॉल्यूशन के अंदर में वह कंपोनेंट जो लेस अमाउंट पे प्रेजेंट होगा, यानी कम अमाउंट पे प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। अब यही बात यहां पे लिखा हुआ भी है, ध्यान से देखो। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है क्या, देखना जरा, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ठीक है, सॉल्यूट किसको कहेंगे, जो लेस अमाउंट यानी कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे क्या बोला है, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। नीचे में एक लाइन लिखा गया है, वो लाइन क्या है, इसको देखो। देखो, ये कम और ज्यादा वाला तुम कहानी तब कर सकते हो ना, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही फेज में होगा। इसका मतलब क्या होता है सर, अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो और सॉल्यूट सॉलिड फेज में है और सॉल्वेंट भी सॉलिड फेज में होता है, मान लो, ठीक है,
या फिर सॉल्यूट लिक्विड फेज में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में है, तब आप ये डेफिनेशन का यूज कर लेना, कम और ज्यादा का। यानी जो कम है उसको आप सॉल्यूट बोल देना, जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट बोल देना। तो यही बात यहां पे लिखा गया है कि दिस डेफिनेशन इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सेम फेज, यानी दोनों का फेज सेम होगा, दोनों का स्टेट सेम होगा, तब आप ये डेफिनेशन को यूज करोगे। अब आप घबरा जाओगे और कहोगे सर अगर मान लीजिए दोनों का स्टेट अलग अलग है तब हम क्या करेंगे? तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जब तक हम हैं आपको पूरा सिखा देंगे, ठीक है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो देख, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग फेज में है तो सॉल्वेंट इज डिसाइडेड बाय फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोले, एकदम आराम से बात को समझो। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग स्टेट में है तो उस केस में सॉल्वेंट कौन है ये चेक करने के लिए आपको सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट को देखना पड़ेगा। जिस स्टेट में सॉल्यूशन होगा वही स्टेट वाला कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल लो, आराम से बात समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग दो कंपोनेंट लिए हैं, एक कंपोनेंट का नाम है ए और दूसरा कंपोनेंट का नाम है बी। ये दोनों को मिला करके हम लोग एक प्यारा प्यारा सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये भी लिक्विड स्टेट में है, ठीक, और ये भी लिक्विड स्टेट में है, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन में 100 ml प्रेजेंट है और इसका 50 ml प्रेजेंट है। और अगर हम आपसे पूछ ले कि बच्चों बताइए इसपे से सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, तो तुम तुरंत कहोगे सर दोनों का फेज अगर सेम है ना तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है आप उसको सॉल्यूट लिख दीजिए और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है आप उसको सॉल्वेंट लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सॉल्यूट हो जाएगा बी, हाँ या ना, और अपना सॉल्वेंट भैया होंगे कौन, तो सॉल्वेंट भाई हो जाएगा ए। बात क्लियर हो गया? अब अगर दोनों का फेज अलग अलग है तब क्या करना है, तो जो बात हम एक्सप्लेन किए थे याद करो। फिर से हम यहां पे क्या करते हैं, एक कंपोनेंट लेते हैं ए और दूसरा कंपोनेंट लेते हैं बी, ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया जाए, ठीक है। क्या बात है सर, ये मान लेते हैं सॉलिड स्टेट में है और ये बच्चा लिक्विड स्टेट में है। अब यहां से गेम होना शुरू हो जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन है ये भी कौन से स्टेट में है, तो ये भी आपका लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब हम क्या बोले थे, थोड़ा याद करो। अगर दोनों कंपोनेंट अलग अलग फेज में है तो आप चेक करना सॉल्यूशन कौन से फेज में है। सॉल्यूशन जिस फेज में होगा उस फेज वाला कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा। ये बताते के साथ बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाएंगे और वो बोलेंगे कि सर इसका मतलब क्या सॉल्वेंट बी होगा? बिल्कुल सही जवाब, सॉल्वेंट बी होगा। क्यों सॉल्वेंट बी है? क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट वाला कंपोनेंट ही सॉल्वेंट कहलाएगा। और अपना जो सॉल्यूट भैया है वो कौन होंगे? ए होंगे। तो ये तुम तरीका का यूज करोगे कब? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग फेज में होता है। अब जो बात आपको एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट स्लाइड में वही सबका बना हुआ होगा, तो देखिए, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नॉट इन सेम फेज, अगर दोनों सेम फेज में नहीं है, देन सॉल्वेंट इज डिसाइडेड बाय फेज ऑफ सॉल्यूशन। तब सॉल्वेंट किससे डिसाइड होता है? सॉल्यूशन के फेज से। और सॉल्यूशन जिस फेज में होगा वही फेज वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। बात अच्छे से क्लियर हो गया है? अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जिसको आपको बनाना है। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है 20% इथेनॉल इन वाटर। इसमें क्या प्रेडिक्ट करना है आपको? आपको प्रेडिक्ट करना है सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो क्या बोला है बताओ? 20% इथेनॉल इन वाटर, ठीक है।
इथेनॉल समझ रहे हो ना, अल्कोहल का बात कर रहे हैं। पीछे वाला बच्चा काफी खुश हो गया होगा, सर क्लास शुरू होते ही अल्कोहल वगैरह का बात होने लगा। तो भाई यहाँ पे हम सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। तो आओ फिर से टॉपिक में लौटते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है सर, एक कंपोनेंट है इथेनॉल और दूसरा कंपोनेंट है क्या, वाटर। क्या बात है। अगर हम बात करें तो सर सॉल्यूशन में 20% इथेनॉल का है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग परसेंट होगा वो वाटर का ही होगा, क्योंकि कोई भी मिल करके बना है तो 100 होगा। अरे 100 में इथेनॉल 20 है तो वाटर में कितना होगा, 80% होगा वाटर का। अब इथेनॉल भी लिक्विड स्टेट, वाटर भी लिक्विड स्टेट, यानी दोनों का स्टेट सेम है, तो जो कम होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, और जो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। यानी यहाँ पे अपना इथेनॉल भैया क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, और ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। बोलो बात भेजा में घुसा या नहीं घुसा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो वापस से सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। अब की बार मोदी सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात हो रहा है। अगर हम अब की बार बात करें तो यहां पे जो अपना इथेनॉल है ये कितना परसेंट है बच्चा, 80%। तो क्या सर यहां पे अब की बार वाटर 20% होगा, बिल्कुल सही जवाब, वाटर 20% होगा। अब ये तो गांव के बच्चे बच्चे को पता होता है, अपना इथेनॉल और वाटर सेम स्टेट में है सर। तो या इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार इथेनॉल सॉल्वेंट में है, सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करेगा, और अपना वाटर जो है वो किसके जैसा एक्ट करेगा, सॉल्यूट के जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर दोनों सेम फेज में है तो हमको चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो कम है आप उसको सॉल्यूट बोल देना और जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट बोल देना। अब पीछे वाला एक बच्चा आएगा, वो ये क्वेश्चन लेकर के आ सकता है, सर आपका बात हम पूरा अच्छे से समझ गए, आप तीसरा क्वेश्चन लिखो। हम बोलेंगे हाँ बच्चा बोलो। अब ये बोल रहा है सर 50% इथेनॉल इन वाटर, क्या बात है। अब बोलेगा इसमें बताइए सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि डॉक्टर तो मना थोड़ी ना किया 50% नहीं ऐड कर सकते, कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पे हम बोलेंगे वापस से दो कंपोनेंट होगा भाई लोग, एक होगा इथेनॉल, ठीक है, और दूसरा आप सब कोई को पता चल चुका होगा वाटर। क्वेश्चन में 50% बोला है, यानी ये 50% होगा और ये भी क्या होगा, 50% होगा। अब दोनों का अमाउंट जो है वो क्या है, सेम है। तो अब किसको कहोगे सॉल्यूट और किसको कहोगे सॉल्वेंट, इसका अब यहां पे ध्यान से सुनना। अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफाइन नहीं होता है, तुम्हारा मर्जी चलेगा, आप जिसको सॉल्यूट बोलना चाहो सॉल्यूट बोल दो, जिसको सॉल्वेंट बोलना चाहो सॉल्वेंट बोल दो। कहने का मतलब क्या है, एक बच्चा कहेगा सर इसको हम सॉल्यूट बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल सही जवाब, इसको सॉल्यूट बोल सकते हैं। क्या इसको सॉल्वेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब, इसको सॉल्वेंट भी बोला जा सकता है। यानी किसी बच्चे के लिए इथेनॉल सॉल्यूट तो किसी बच्चे के लिए इथेनॉल सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करेगा। सेम केस यहां पे भी होगा, ये कभी सॉल्यूट के जैसा एक्ट करेगा और ये कभी सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करेगा। यानी अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो उस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट तुम किसी को भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिंपल सा हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉरी सिंपल सा डेफिनेशन देखे थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। क्या क्या बात देखे, अगर दोनों का इन जनरल अगर बात करोगे इस चैप्टर में इससे काम हो जाएगा कि जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा, इससे काम हो जाता है। बट कभी कभी अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछे तो ये बात याद रखना कि ये डेफिनेशन तभी यूज करना जब दोनों का स्टेट सेम होगा, और दोनों का स्टेट सेम नहीं होता है तो फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट का नेचर को डिसाइड करता है। तो यहां तक उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा या फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो एक बार जल्दी से जितने लोग जुड़े हो और यहां तक वीडियो देखे हो, वीडियो को लाइक करना और अपना अपना अटेंडेंस लगा देना कि हाँ सर यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर में।
तो देखो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम लोग अलग अलग वे में करेंगे। जैसे इसको ऐसे सोचो ना, मान लो कि अगर किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उनको हमको क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ता है कि आखिर किस क्राइटेरिया पे, किस बेसिस पे, किस आधार पे हम बच्चों को बांटना चाहते हैं। एक तो हम लोग रैंक के बेसिस पे बांट सकते हैं, ठीक है, मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे रैंक वाले, उसको एक ग्रुप में, जो थोड़े से खराब वाले हैं, ठीक है, वो दूसरे ग्रुप में, जो एवरेज हैं उनको तीसरे ग्रुप में, ऐसे करके। जेंडर के बेसिस पे बांटा जा सकता है, मेल स्टूडेंट एक ग्रुप में, फीमेल स्टूडेंट एक ग्रुप में। फिर हम लोग किसके बेसिस पे बांट सकते हैं कि मान लो कि एक ऑडिटोरियम में बहुत सारे बच्चे बैठे, तो स्ट्रीम के बेसिस पे, साइंस स्ट्रीम वाले एक में, आर्ट स्ट्रीम वाले एक में, कॉमर्स स्ट्रीम वाले एक में। इसका मतलब तुमको ये समझ में आ रहा है कि यदि मेरे को, ठीक है, इफ आई वांट टू क्लासिफाई एनीथिंग, किसी भी चीज को हमको क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है कि भाई आखिर हम किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो यहां पे भी हम लोग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, और सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन आखिर किस बेसिस पे करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग को यहां पे बात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस जो हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने वाले हैं, जिस बेसिस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने वाले हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ, या फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट। यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट, सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट है, इस बेसिस पे हम सॉल्यूशन को अगर हम क्लासिफाई करें, तो बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है, ट्राइनरी सॉल्यूशन हो सकता है, टेट्रानरी सॉल्यूशन हो सकता है। कंपोनेंट यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का बात हो रहा है। अब एक एक करके समझो क्या लिखा हुआ है, वो तो बाद में हम लोग पढ़ देंगे, हो जाएगा। तो हम क्या बोले, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर बात करोगे, तो सॉल्यूशन को मल्टीपल टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, बाइनरी, ट्राइनरी, टेट्रानरी, क्वाटरनरी, पेंटानरी, हेक्सानरी, जितना नरी बोलते जाओ। मेनली अगर हम बात करें बाइनरी, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, यानी वैसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होगा उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बात है सर, मतलब दो कंपोनेंट है तो एक होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, यानी दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। ट्राइनरी मतलब कितना कंपोनेंट वाला, तीन कंपोनेंट वाला। अब पीछे से एक बच्चा उठ करके कहेगा अब बताओ सॉल्यूट कितना होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। बाइनरी में तो आप झट से बोल दिए एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ट्राइनरी में बोलो, ठीक है, सबर करिए। ट्राइनरी सॉल्यूशन का बात करोगे तो कंपोनेंट होगा तीन, बट एक बात भेजा में डाल लीजिए कि सॉल्वेंट हमेशा वन होगा। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, वन। जब भी कंपोनेंट का नंबर बढ़ेगा, वो कंपोनेंट हमेशा सॉल्यूट होगा, यानी ट्राइनरी में एक सॉल्वेंट होगा और दो सॉल्यूट होगा। अब आगे का तुमको पता है, टेट्रानरी यानी चार कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट, तीन सॉल्यूट। पेंटानरी पांच कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट, चार सॉल्यूट। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। और इस चैप्टर में अगर आप बात करोगे ना, तो मेन जो बात होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर में ही होगा। अब जो बात हम आपको एक्सप्लेन किए हैं वही बात यहां पे लिखा हुआ भी है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बात हो रहा है। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे, सॉल्यूशन हैविंग कितना कंपोनेंट, टू कंपोनेंट। और दो कंपोनेंट मतलब क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो नेक्स्ट है आपका ट्राइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे, तो सॉल्यूशन जिसके पास में तीन कंपोनेंट होगा, तीन कंपोनेंट मतलब दो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन का मतलब है जिसके पास चार कंपोनेंट होगा। चार कंपोनेंट में क्या होगा, तो तीन सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। बात क्लियर है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, और इस चैप्टर में अगर बात करोगे तो सिर्फ हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन से डील करते हैं, यानी पूरा चैप्टर होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन का ही बात करेंगे हम लोग, ट्राइनरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन के ऊपर में बात नहीं करेंगे। तो ये था आपका सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा पानी वानी पी ले रहे थे। अब नेक्स्ट जो हम लोग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट का अमाउंट क्या है या सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, इस बेसिस पे अगर आप सॉल्यूशन को क्लासिफाई करोगे तो वो होता है दो तरह का, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन अगर बात करेंगे, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ही होता है, तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन दो तरह का होगा, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और दूसरा है आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्यूट जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। वही अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का बात करोगे तो सॉल्यूशन हैविंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में वो कम होगा, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर बात करोगे तो जो आपका सॉल्यूट होगा वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे ये दो तरह का होता है, एक है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है, ये आपका पूछा भी जा सकता है नीट या फिर जेईई एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फाइनल फेज क्या है उस बेसिस पे सॉल्यूशन को अगर क्लासिफाई करोगे तो ये तीन प्रकार का होता है, यानी थ्री टाइप्स का होगा। एक गैसियस सॉल्यूशन होगा, एक लिक्विड सॉल्यूशन होगा और एक सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब ये तीनों टाइप का सॉल्यूशन को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें ना तो ये वापस से तीन तीन टाइप के होते हैं, यानी गैसियस सॉल्यूशन वापस से तीन टाइप का होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन वापस से तीन टाइप का होगा, सॉलिड सॉल्यूशन भी वापस से तीन टाइप का होगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन अगर बात करोगे तो मेन जो कैटेगरी है वो तीन है, गैसियस लिक्विड और सॉलिड। गैसियस लिक्विड और सॉलिड को फर्दर अगर क्लासिफाई करोगे तो ये वापस से तीन तीन टाइप के होते हैं, यानी टोटल 9 टाइप का हो जाएगा। अब ना इसका क्लासिफिकेशन याद रखना काफी आसान है। हम क्या बोले, फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी गैसियस सॉल्यूशन, यानी जो फाइनल फेज है सॉल्यूशन का वो गैसियस स्टेट में है, यानी तीनों जो टाइप होगा उसमें सॉल्वेंट फिक्स होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, गैसियस वाला सब्सटेंस, यानी गैस गैस गैस। अब वो तीन टाइप का क्या होगा, तो तीन टाइप में गैस तो सॉल्वेंट में फिक्स हो गया, अब एक बार गैस के साथ सॉलिड मिक्स करो, गैस के साथ लिक्विड मिक्स करो और गैस के साथ गैस मिक्स कर दो। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट फिक्स हो गया लिक्विड, ठीक है, एक बार लिक्विड के साथ सॉलिड मिक्स करो, लिक्विड के साथ लिक्विड मिक्स करो और लिक्विड के साथ गैस मिक्स कर लो। सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट फिक्स हो गया सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर से वही कहानी करो, एक बार सॉलिड के साथ लिक्विड मिक्स करो, एक बार सॉलिड के साथ में सॉलिड मिक्स करो और एक बार सॉलिड के साथ में गैस मिक्स कर दो। यही हम लोग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि है नेक्स्ट स्लाइड में। ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फेज क्या है, इस बेसिस पे अगर बात करोगे तो सॉल्यूशन अपना तीन टाइप का होगा, और वो तीन टाइप क्या क्या है देखो, एक है आपका गैसियस सॉल्यूशन, एक है आपका लिक्विड सॉल्यूशन और एक है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन जो है वो वापस से तीन टाइप का है, ठीक है। देखो गैसियस सॉल्यूशन यानी फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है, गैस। तो देख लो ये तीनों केस में सॉल्वेंट क्या है, गैस ही है। अब गैसियस सॉल्यूशन का पहला टाइप क्या होगा, गैस प्लस गैस, दूसरा टाइप क्या होगा, लिक्विड प्लस गैस, और तीसरा टाइप क्या होगा, सॉलिड प्लस गैस। इनका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, गैस प्लस गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, अगर आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब गैसेस को मिक्स कर देते हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैस प्लस गैस का बनेगा, ठीक है। लिक्विड प्लस गैस का क्या है, जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म में आप नाइट्रोजन गैस मिक्स कर दो तो वो लिक्विड गैस का मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट सॉलिड और गैस का क्या हो जाएगा, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर यानी कपूर का बात हो रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस में आप कैम्फर को मिक्स कर दो तो वो एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड गैस सॉल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करोगे लिक्विड सॉल्यूशन भी वापस से तीन टाइप का है, फिर से देखो लिक्विड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो यहां तीनों केस में देख लो सॉल्वेंट लिक्विड हो गया। अब पहला टाइप गैस इन लिक्विड यानी गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड। गैस प्लस लिक्विड का एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, आप ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व कर दो वाटर में।
नेक्स्ट लिक्विड, लिक्विड का क्या है? इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। ग्लूकोज प्लस सॉलिड का क्या है? ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। और इस चैप्टर में हम लोग यही सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और लास्ट देखो सॉलिड सॉल्यूशन, फिर से सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट क्या है? सॉलिड है। देखो तीनों केस में जो सॉल्वेंट है वो आपका सॉलिड ही है। अब पहला गैस प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड। अब यहां पे सबका एग्जांपल भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन प्लैटिनम, ठीक है। नेक्स्ट अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, और लास्ट है कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। ये सब एग्जांपल है आपका अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन का। तो ये एंटायर जो अभी तक हम लोग देखे हैं वो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखे थे। एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन हम क्या देखे? सबसे पहले हम लोग देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो बाइनरी, ट्राइनरी, टेट्रानरी, ये सब है। बाइनरी में 2 कंपोनेंट, ट्राइनरी में 3 कंपोनेंट, टेट्रानरी में 4 कंपोनेंट। यहाँ पे मेन बात आपको क्या बताए थे? अगर कंपोनेंट का नंबर बढ़ रहा है यानी सॉल्यूट का नंबर बढ़ेगा, सॉल्वेंट फिक्स होता है जो कि होता है 1। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन को 2 टाइप में बांट दिया जाएगा, एक होगा कंसंट्रेटेड, एक होगा डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा होगा, डाइल्यूटेड में सॉल्यूट आपका कम होगा। अगर हम आगे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फाइनल फेज क्या है? इस बेसिस पे 3 तरह का होगा, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। और ये तीनों जो सॉल्यूशन है इसको वापस से 3 टाइप में बांट देते हैं। गैसियस सॉल्यूशन का 3 टाइप क्या होगा? गैस प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस। आपको सिंपल सा दिमाग में ये सेट रखना है कि गैसियस सॉल्यूशन है मतलब तीनों जो टाइप है उसमें सॉल्वेंट फिक्स होगा जो कि होगा गैस। अब आप इस गैस में पेयर अप करते जाओ, 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक बार गैस को सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, फिर गैस के साथ। सेम लिक्विड में भी वही काम करना और गैसियस में भी यही काम करना। तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। क्या ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो वापस से आपका काम क्या है? एक बार कमेंट मारना कि यस सर, यहां तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे जिसका आप लोग का बेसब्री से इंतजार था वो था सॉल्यूशन का पहला टॉपिक जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। तो आओ बच्चों स्टार्ट किया जाए अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म है क्या? चलो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चा सॉल्यूशन बना करके लाया और हम उससे पूछे, और सॉल्यूशन है आपका शरबत, ठीक है, यानी पानी और चीनी मिक्स करके लाया है। अगर हम उससे पूछे कि बताओ बाबू यहाँ पे कितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व करके लाए हो, तो देर आर डिफरेंट वेज जिससे वो मेरे को अमाउंट बता सकता है। बोलेगा सर 1 चम्मच हम सॉल्यूट ऐड किए हैं यहाँ पे, या 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड किए हैं, या फिर 10 ml सॉल्यूट ऐड किए हैं। बात क्लियर है? या फिर बोल सकता है 10 मोल सॉल्यूट का ऐड करके लाए हैं। यानी वो अलग अलग तरीका से हमको सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट का अमाउंट बताता है। तो ये जो तुम 1 चम्मच बोल रहे हो या 10 ग्राम बोल रहे हो या 10 मोल बोल रहे हो या 10 ml बोल रहे हो, ये है क्या? यही है आपका कंसंट्रेशन टर्म। तो बहुत सारे बच्चे को यहां पे समझ में आ गया होगा कि सर इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली हमें किसी भी सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट का अमाउंट को एक्सप्रेस करके देता है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। कंसंट्रेशन टर्म जो है वो हमें किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करके देता है या फिर किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट को एक्सप्रेस करके देता है। ये बात एकदम अच्छे से दिमाग में डाल लो। कंसंट्रेशन टर्म का एक ही मकसद है जीवन का, और वो मकसद ये है कि हमें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट का अमाउंट बताना या फिर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूट का अमाउंट बताना। तो सबसे पहला बात, अगर कंसंट्रेशन टर्म के बारे में मुझे कुछ लिखना है तो हम यही बात लिखना चाहेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म है क्या। तो कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली एक्सप्रेसेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट।
तो कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली हमें किसी भी सॉल्वेंट में या फिर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट को एक्सप्रेस करके बताता है। अब जितने भी कंसंट्रेशन टर्म आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं ना, उन सारे कंसंट्रेशन टर्म को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर दे रहे हैं। अब ऐसा इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूरा पढ़ाने के बाद में हम कराएंगे भी, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों किए हैं। तो देखो, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म आप पढ़ोगे ना, इसको हम दो ग्रुप में बांट देंगे। एक है ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2। पीछे से एक बच्चा कहेगा सर अगर आप ग्रुप में बांटे हो इसका मतलब यहां पे भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, यहां पे भी हम लोग एक क्राइटेरिया फिक्स किए हैं। ये जो ग्रुप में बांटने के लिए हम क्राइटेरिया जो फिक्स किया है ना, वो फिक्स किए हैं कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम रिलेटेड है और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म मास रिलेटेड। यानी जितना भी कंसंट्रेशन टर्म हमको पढ़ना था, उनमें से कुछ वॉल्यूम रिलेटेड थे और उनमें से कुछ मास रिलेटेड थे। तो वॉल्यूम रिलेटेड वाला जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको ग्रुप 1 में रखेंगे और मास रिलेटेड वाला जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको ग्रुप 2 में रखेंगे। बात क्लियर है? अब एक बात सोचो बाबू, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सोचो सोचो, टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो वॉल्यूम चेंज करेगा। इसका मतलब यह है सर कि जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड वाले कंसंट्रेशन टर्म होंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे और जितने भी मास रिलेटेड वाले कंसंट्रेशन टर्म होंगे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सवाल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेगा कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो आपको जवाब देने आना चाहिए। ठीक है, ग्रुप 1 में जिसको रखेंगे, जो वॉल्यूम रिलेटेड वाला होगा वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और जो मास रिलेटेड वाला होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम को टेम्परेचर से लेना देना होता है। टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करोगे मास चेंज नहीं करता है, इसी वजह से ये किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 में आपके पास में 4 कंसंट्रेशन टर्म है और वो 4 क्या क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरा है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा है आपका मोलैरिटी और चौथा है आपका नॉर्मैलिटी। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग परसेंटेज V बाय V बोलते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को परसेंटेज W बाय V कहते हैं। अब वो आप जरूर क्लास 11 में कंसंट्रेशन टर्म पढ़े होंगे, बट अगर आप रट्टा मार करके पढ़े हो ना, तो आप कंसंट्रेशन टर्म का मेंस और एडवांस में जो सवाल आता है उसको जनरली कुछ कुछ क्वेश्चन को आप बना भी नहीं पाओगे। यहां पे हम आपको रट्टा नहीं मारना सिखाएंगे कंसंट्रेशन टर्म का, ठीक है? या फिर इंट्रो वाला वीडियो में भी हम बोले थे कि भाई यहां पे हम रटवा करके कोई भी चीज नहीं सिखाने वाले हैं, आपको समझा करके सिखाएंगे जिससे आपको याद रखने में भी आसानी होगा। यही एटॉमिक आशीष चैनल का मेन एम है, ठीक है? फिर से हम लोग टॉपिक में ही रहते हैं। तो मेरे पास में ग्रुप ए में टोटल 4 कंसंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। अब एक बच्चा कहेगा सर हम कहीं कहीं पे फॉर्मेलिटी भी सुने हैं। बिल्कुल सही सुने हो, कहीं कहीं पे फॉर्मेलिटी भी आता है। और ये फॉर्मेलिटी जो है वो है क्या? देखो, मोलैरिटी का ही भाई होता है फॉर्मेलिटी। एक्चुअली में जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, उसका हम लोग फॉर्मूला मास यूज करते हैं। तो मोलैरिटी में मोलर मास यूज करते हैं और फॉर्मेलिटी में फॉर्मूला मास यूज करते हैं। और फॉर्मेलिटी मेरा काम का है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे भी नहीं है। तो अगर तुमसे कोई पूछे फॉर्मेलिटी होता क्या, तो आप सिंपली बोल देना मोलैरिटी के जैसा ही होता है, वहां पे फॉर्मूला मास यूज किया जाता है और वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। आगे टॉपिक पे रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास रिलेटेड वाला, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होंगे वे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे और यहां पे भी टोटल 4 है। पढ़ लो, परसेंटेज वेट बाय वेट, या फिर आप इसको परसेंटेज मास बाय मास भी बोल सकते हो बच्चा लोग, परसेंटेज मास बाय मास ये भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मोलैरिटी, एक है आपका मोल फ्रैक्शन और एक है आपका पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है? इसी में एक और ऐड कर लो जो कि कभी कभी पूछ लेता है, पीपीबी, फुल फॉर्म है इसका पार्ट्स पर बिलियन। तो ये सब कुछ कुछ कंसंट्रेशन टर्म है ग्रुप 2 का। 4 है, वेट बाय वेट, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। कंफ्यूज मत होना,
वो मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है। ठीक है, तो टोटल आपको 8 कंसंट्रेशन टर्म मेन यहां पे पढ़ना है, जिसमें से 4 आपका वॉल्यूम रिलेटेड है और 4 आपका मास रिलेटेड है। जितना भी वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म है वो सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे और मास रिलेटेड वाला सबका सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब ये एक बार आप लोग अच्छे से देखो और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको आप कमेंट में आंसर करना। देख लिए, अब बताओ आप लोग, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होगा बताओ जरा। गुड, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? बहुत अच्छे, मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो इस तरह का अगर छोटा छोटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। अब जब हम कंसंट्रेशन टर्म का डेफिनेशन बोले थे तो ये बोले थे कि ये बेसिकली हम लोगों को अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताता है, कहां पे, सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में। अब यहां पे टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म है बच्चा। 8 में से मेन का बात कर रहे हैं, पार्ट्स पर बिलियन को हटा दो, वो मिलियन से ही मिलता जुलता है, और मोलैरिटी में जो फॉर्मेलिटी बता रहे हैं उसको भी हटा दीजिए। तो मेन 8 जो पहले से लिखा हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो 8 में से 7 कंसंट्रेशन टर्म अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में बताता है, एक्सेप्ट 1, और वो कौन है, मोलैलिटी। मोलैलिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में बताता है। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, ऑल कंसंट्रेशन टर्म एक्सेप्ट कौन, मोलैलिटी, एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कहां बताता है, सॉल्यूशन में। जबकि मोलैलिटी जो है, एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कहां पे एक्सप्रेस करता है, तो सॉल्वेंट में एक्सप्रेस करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम ग्रुप 1 का कंसंट्रेशन टर्म को ग्रुप 2 में बदल सकते हैं? जवाब है हाँ। ग्रुप 1 का ग्रुप 2 में बदल सकते हो या ग्रुप 2 का ग्रुप 1 में बदल सकते हो, यानी सारा कंसंट्रेशन टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रुप 1 का कंसंट्रेशन टर्म ग्रुप 1 के किसी कंसंट्रेशन टर्म में बदला जा सकता है, उसी तरह से ग्रुप 2 का कंसंट्रेशन टर्म ग्रुप 2 का कोई भी कंसंट्रेशन टर्म में बदला जा सकता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 और 2 वाला में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ग्रुप 1 का कंसंट्रेशन टर्म को आप ग्रुप 2 में बदल सकते हो और ग्रुप 2 का ग्रुप 1 में बदल सकते हो। बस इसके लिए एक छोटा सा फैक्टर का जरूरत पड़ता है। अब सोचो क्या फैक्टर होगा। सर ग्रुप 1 वॉल्यूम है, ग्रुप 2 मास है, यानी अगर हम वॉल्यूम को मास में बदल दे तो काम हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्रुप 2 मास है और ग्रुप 1 वॉल्यूम है, तो सर अगर किसी प्रकार से मास को हम वॉल्यूम में बदल दें तो काम हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? तुमको एक चाबी चाहिए जो वॉल्यूम को मास में बदल दे और मास को वॉल्यूम में बदल दे, तो वो चाबी कौन है, कौन है, डेंसिटी। यानी अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का डेंसिटी पता हो तो आप ग्रुप 1 के कंसंट्रेशन टर्म को ग्रुप 2 में बदल सकते हो और ग्रुप 2 के कंसंट्रेशन टर्म को ग्रुप 1 में बदल सकते हो। तो नेक्स्ट जो लाइन हम लिखने वाले हैं वो यही लिखते हैं कि यूजिंग डेंसिटी ग्रुप 1 concentration term can be changed into group 2 and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी ग्रुप 2 ग्रुप 1 में बदल सकता है। ये बात जरूर ध्यान में रखना। तो ये दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसको आओ हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये गांव का एक कोई छोटा बच्चा से भी पूछोगे लेक्चर दिखाने के बाद ये आंसर कर देगा। बताओ बताओ कौन सा आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी वॉल्यूम रिलेटेड वाला। मोलालिटी, मोलालिटी तो मास रिलेटेड होगा, तो होगा नहीं आंसर। मोल फ्रैक्शन, ये भी मास रिलेटेड है। ठीक है, मोलारिटी, याद करो मोलारिटी ग्रुप 1 में था, और यही मेरा वॉल्यूम रिलेटेड है और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है कुछ असर्शन रीजन वाला। ठीक है, तो जैसे आपको सवाल पूछा है कि मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, असर्शन का स्टेटमेंट है, मोलारिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको बताना है इस बेसिस पे आंसर क्या होगा। तो पहला बोल रहा है मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये बिल्कुल सही है कि मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दूसरा लाइन बोला मोलारिटी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो बता, तो मोलारिटी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोले हैं क्या? नहीं, मोलारिटी जो है वो एक प्रकार का कंसंट्रेशन टर्म है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब जो एसर्शन वाला स्टेटमेंट है वो सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस बेसिस पे आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दो छोटा छोटा होमवर्क है आपके लिए। वाई मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसका आंसर खुद से लिख करके आना है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये हम आप लोग को बता देंगे। इनफैक्ट इसका एक्सप्लेनेशन आज के क्लास में ही दिया जा चुका है कि क्यों मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये आप लोग आंसर लिखना, अपने अपने कॉपी में भी लिखना और कमेंट बॉक्स में भी लिख देना। आगे नेक्स्ट सवाल ये है, ठीक है, अमोंग मोलारिटी एंड मोलालिटी, मोलारिटी और मोलालिटी में कौन कंसंट्रेशन टर्म जो है, ठीक है, अमोंग मोलालिटी एंड सॉरी मोलारिटी एंड मोलालिटी विच इज अ बेटर कंसंट्रेशन टर्म एंड वाई। मोलारिटी और मोलालिटी में किसको हम एक अच्छा कंसंट्रेशन टर्म बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। यहां पे हम लोग मोलालिटी को एक अच्छा कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं ओवर मोलारिटी। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि मोलालिटी जो है ना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज नहीं करता है, इसीलिए। तो इसका आंसर क्या होगा वो हम लिख देते हैं, आंसर आपका हो जाएगा मोलालिटी। ठीक है, इज अ बेटर कंसंट्रेशन टर्म, बेटर कंसंट्रेशन टर्म ओवर मोलारिटी as on changing temperature, on changing temperature molality does not changes, but molarity changes। ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो क्लास 12th में ना हम जो सिलेबस होगा उसको कुछ ऐसे लेकर के चलेंगे जिससे आपका बोर्ड जेई नीट तीनों कवर हो जाए। क्योंकि देखो जेई में अच्छा कॉलेज में जाने के लिए आपको एटलीस्ट 75% मार्क्स से ऊपर लाना होगा। तो दोबारा काम क्यों करोगे जहां पे आपका बोर्ड में छोटा मोटा जो क्वेश्चन आता है वो सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो मेनली आपको बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट अच्छा सवाल है तो आपको जेई नीट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे करके या फिर एसर्शन रीजन में डाल देगा। ये वाला स्टेटमेंट मान लो एसर्शन में बोल दिया कि मोलालिटी इज अ बेटर कंसंट्रेशन टर्म ओवर मोलारिटी, और रीजन में डाल दिया कि बिकॉज मोलारिटी डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। तो एसर्शन भी करेक्ट होगा, रीजन भी करेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड में पूछा जा सकता है, चूंकि थ्योरेटिकल था इसलिए हम बोल दिए। तो ये था तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे करेंगे एंड। अगर आप लोग यहां तक लेक्चर देखते देखते पहुंच गए होंगे तो वापस से आपको क्या काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप ये भी बताना कि मेरा वीडियो कहां तक पहुंचा, आप कहां से ये लेक्चर को देख रहे हो।
तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक करके सारा कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे। काफी मजेदार लेक्चर होने वाला है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय।